4 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इंटरिम मेंटेनेंस से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू किया है। यह गाइडलाइंस की जो एक सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि इस गाइडलाइंस के अंदर में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है कि जो भारतवर्ष के जितने सारे भी न्यायालय हैं, चाहे उच्च न्यायालय हों चाहे निचली अदालतें हों, उन सब को यह जजमेंट्स की कॉपी दी जाए। इससे आने वाले समय में जो मेंटेनेंस और कंपनसेशन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर में जब एडजुडिकेशन होगा तो उससे एक गाइडेंस मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं। डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के अंदर में पत्नी और पुत्र ने एक इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई नागपुर में फैमिली कोर्ट के आगे, और फैमिली कोर्ट ने इनको 15,000 रुपया वाइफ को और 10,000 रुपया उसके पुत्र को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया। हस्बैंड इससे पीड़ित होकर के अपील में गए बॉम्बे हाई कोर्ट में नागपुर बेंच के आगे। नागपुर बेंच ने नीचे के जो आदेश थे उसको एफर्म किया और इनकी अपील को डिसमिस कर दी, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके कंडक्ट्स को देखते हुए और इस ढंग के जो डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस आ रहे थे उन सब चीज़ों को लेकर के उन्हें लगा कि एक व्यापक गाइडलाइंस देने की आवश्यकता है। तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखने के बाद, उसका विवेचना करने के बाद, उसके एनालिसिस करने के बाद एक गाइडलाइंस इशू किया। जो सब प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि देखिए, मेंटेनेंस के केस में डाइवर्सिफाइड प्रोसीडिंग्स चलते रहते हैं, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स बहुत बार चलते हैं। हमें मालूम है कम से कम 3 ऐसे जुरिस्डिक्शन हैं जहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस का जुरिस्डिक्शन दिया गया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ऐसी स्थिति आती है कि कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में, कहीं सीआरपीसी में, कहीं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में अलग अलग प्रोसीडिंग से मेंटेनेंस अगर दिया जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन जरूर है, लेकिन यह दूसरे कोर्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई पहले कोर्ट ने मेंटेनेंस क्या दिया है और उस मेंटेनेंस के अमाउंट को इनको एडजस्ट करना चाहिए जब ये अपने यहाँ कोई फर्दर मेंटेनेंस की बात करते हैं। लेकिन एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को दूसरा कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब एक कोर्ट ने अगर किसी मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर पास किया है तो यह उसी कोर्ट के पास अधिकार होगा कि उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को जो है सो फिर से रिव्यू कर सके, उसमें अप्रोप्रिएट डायरेक्शन फर्दर पास कर सके। जब मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स चलेगी तो प्रश्न यह उठता है कि मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स जो चलती है उस प्रोसीडिंग्स में किन चीज़ों का अवलोकन किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भाई आप इन हियरिंग्स को ऐसे हवा में अपने सरमाइसेस और कंजेक्चर्स पर मत किया करें। आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि दोनों ही पार्टीज अपने कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल्स का एक एफिडेविट लेकर के आपके पास आता है और उस एफिडेविट को आप अवलोकन करें और उसके एफिडेविट के आलोक में ही जो है आप कोई इसमें आदेश पारित करें। इन्होंने क्या किया, क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। क्राइटेरिया क्या डिसाइड कर दिया, इनके ध्यान में आ रहा था कि भाई देश के एक कोर्ट जो है एक विषय को लेती है, देश का दूसरा कोर्ट दूसरे विषय को लेती है, और सारे लोग संपूर्णता में मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि हम आपको क्राइटेरिया बताते हैं क्या क्या चीज़ आपको देखना चाहिए मेंटेनेंस के एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या है। कम से कम 20-22 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने गिनाया। जैसे उन्होंने कहा स्टेटस ऑफ पार्टीज क्या है, इसको ध्यान में रखिए। जो उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं उनके रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं, उसकी क्या ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद ये भी कहा कि भाई क्या जो अप्लीकेंट है वह पढ़ी लिखी है, क्या वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, क्या इसको भी देखा जाना चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि अप्लीकेंट के पास क्या कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा यह भी देखा जाना चाहिए क्या उसके जो खुद के इनकम है वह अपने आप में सफिशिएंट है उस जीवन पद्धति को जीने के लिए जो जीवन पद्धति अपने वो शादीशुदा जीवन में जी रही थी। उसके अलावा क्या देखना चाहिए कि क्या वो पहले कभी एम्प्लॉयड थी, क्या मतलब शादी से पहले क्या वो कभी एम्प्लॉयड थी, इसको भी देखिए आप। ये भी देखिए क्या ये जो महिला है जो डाइवोर्सी है जिन्होंने एप्लीकेशन लगाया है, इस एप्लीकेंट ने क्या शादी से पहले कुछ ऐसा काम कर रही थी जो सब्सटेंस के बराबर था। वाइफ के क्या रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो वाइफ के रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा, क्या उसके ऊपर बच्चों के अलावा कुछ ऐसा लाइबिलिटी है उसके फैमिली मेंबर्स का जिसको उसी को
को वहन करना है। अगर उसको वहन करना है तो वाइफ के एक्सपेंसेस, वाइफ के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। अगर वाइफ मान लीजिए नौकरी नहीं करती है और ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है यह एक लिटिगेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अपने खर्चे होते हैं, तो क्या इस लिटिगेशन कॉस्ट को भी उनको वहन करने के लिए अलग से पैसा दिया जाना चाहिए? वाइफ अगर घर से बाहर रहती हैं तो उनके तो अपने खर्चे लगेंगे, किराए के पैसे लगेंगे, तो ये किराए के पैसे भी उनके लगेंगे। इस बात का ध्यान में रखा जाना चाहिए जब हम मेंटेनेंस डिटरमाइन करते हैं। जो क्लेमेंट है उसकी अपने खुद की कोई प्रॉपर्टी है क्या? अगर वो प्रॉपर्टी है तो उससे वो कितनी इनकम डिराइव करती हैं? क्लेमेंट्स के कोई और दूसरे इनकम के स्रोत हैं क्या? अप्लीकेंट की तो बात हो गई, नॉन अप्लीकेंट के भी तो अपने कुछ लायबिलिटी होते हैं, तो नॉन अप्लीकेंट का भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको कितने लोगों को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अप्लीकेंट के बारे में ही चर्चा करनी है। अब एक साधारण मेंटेनेंस में किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल अटेंडेंस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें एक और बात, एक रिजनेबलनेस की आवश्यकता है, एक बैलेंस की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों का एक तरफ तो अप्लीकेंट की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ जो नॉन अप्लीकेंट है जिसको मेंटेनेंस भरना है उसकी भी पेइंग कैपेसिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब आप इंटरिम मेंटेनेंस सीआरपीसी में देते हैं तो आपका ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले से अगर कोई मेंटेनेंस दिया जा चुका है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में अथवा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पक्षकारों की उम्र क्या है, क्या उनकी कोई नौकरी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। राइट ऑफ रेजिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वाइफ के सेल्फ इनकम का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उसके मेंटेनेंस का क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाई जहां सीरियस डिसेबिलिटी हो या हेल्थ की स्थिति हो, तो ऐसे में उसके जो डिपेंडेंट हैं वो किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, तो ये सारा जो कॉस्ट फैक्टर है जो फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रख करके ही आप मेंटेनेंस के रकम को, अमाउंट को क्वांटिफाई कर सकते हैं। आप जो भी करें वो इन टोटलिटी में करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किया। सामान्य तौर पे हमारे ध्यान में होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई रिलेवेंट नहीं होता है जब हम मेंटेनेंस को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, उसके अमाउंट को फाइनल कर रहे होते हैं। जैसे कि भाई जो वाइफ के माता पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में मेंटेनेंस डिटरमाइन करने के लिए रिलेवेंट नहीं होता है। यह भी रिलेवेंट नहीं होता है कि महिला कितनी पढ़ी लिखी हुई है और चूंकि वो पढ़ी लिखी हुई है तो अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि क्या उनके पास कोई डायरेक्ट इनकम है। अभी अगर डायरेक्ट इनकम है तो वह इनकम कितना है? डायरेक्ट इनकम होना ही काफ़ी नहीं है। अगर इनकम है और फिर भी अपने मेंटेनेंस को नहीं कर सकती हैं तो ऐसे में वह इनकम काफ़ी नहीं है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हस्बैंड को वाइफ का केयर करना पड़ता है, तो एक स्वस्थ पढ़ा लिखा हस्बैंड ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं नहीं कमा रहा हूं इसलिए अपने फैमिली का टेक केयर नहीं कर सकता हूं। यह अपने आप में एक रिलेवेंट फैक्टर नहीं है। यह भी एक रिलेवेंट फैक्टर नहीं है कि भाई एक समय था जब पत्नी कमा रही थी और सी इज कैपेबल इनफ टू अर्न। ये बिल्कुल रिलेवेंट फैक्टर नहीं। यह है कि जिस समय एप्लीकेशन डाली गई उस समय वाइफ की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और सस्टेनेंस के लिए उसको मेंटेनेंस की कितनी आवश्यकता है। ये तो बात अभी हो गई कि भाई मेंटेनेंस कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखने का कोई मतलब नहीं होता है कानून के अंदर में। अब यह प्रश्न उठता है कि भाई ये जो मेंटेनेंस दिया जाएगा वह कब से दिया जाएगा? क्या उस दिन से दिया जाएगा जब उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, या उस दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, या उस दिन से दिया जिस दिन पहली बार कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन पे समन इशू किया? अलग अलग हाई कोर्ट्स के इस पे अलग अलग व्यूज रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, जिस दिन एप्लीकेशन आती है उस दिन से मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस का एक ऑर्डर हो जाता है। अब ऑर्डर होने के बाद प्रश्न यह उठता है कि ये इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो देखिए, इसका एग्जीक्यूशन किसी भी एक मनी डिग्री के रूप में होगा। जैसे किसी मनी डिग्री में होता है कि भाई एग्जीक्यूशन के पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक उसी ढंग से जो मेंटेनेंस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में दिए जाते हैं किसी भी कानून के अंदर में, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे वो
CRPC हो वो ह्यूमैनिटी के रूप में किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, खासकर इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर के, और मुझे लगता है कि आप सबों को यह जानकारी मिलनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।